हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज की डेट है 14 नवंबर और आज हम देखने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस को। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, इससे पहले हम लोग लाइव भी आए थे 8:30 पे, लेकिन उस टाइम आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड करके अब डाल रही हूँ। प्रीमियर करेंगे हम इसको 9:30 पे। तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ओके, तो चलो 14 नवंबर की डेट है और आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। आज है चिल्ड्रंस डे है, तो इस खास उपलक्ष्य में एक नया कोट। अ चाइल्ड कैन टीच एन अडल्ट थ्री थिंग्स: टू बी हैप्पी फॉर नो रीजन, टू ऑलवेज बी क्यूरियस एंड टू फाइट टायरलेसली फॉर समथिंग। तो सबसे पहले तो हमको इतनी जल्दी लो नहीं फील करना है, इतनी जल्दी डीमोटिवेटेड नहीं होना है। वी हैव टू फाइंड रीजन्स टू बी हैप्पी एंड दैट टू फॉर नो रीज़न। ओके, तो इस तरह के छोटे छोटे मोमेंट्स देखिए जहाँ पे आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि देखो जब आप मेंटली खुश रहोगे तभी आपकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहेगी। दूसरी चीज़, हमेशा एक क्यूरियस पर्सन रहिए। नेवर थिंक कि हाँ भाई हमको तो सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझो कि बी अ लर्नर फॉर लाइफ, नॉट जस्ट फॉर दिस यूपीएससी जर्नी, बी अ लर्नर फॉर लाइफ। एंड तीसरी चीज़ ये कि जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चों को नहीं पता कि उन्हें कोई चीज़ नहीं मिल सकती, उन्हें इसका अंदाज़ा ही नहीं है, वो इस चीज़ को कंसिड्रेशन में ही नहीं लेते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ भी होना चाहिए, हमको ये चीज़ समझ ही नहीं आनी चाहिए कि ये चीज़ हमें नहीं मिल सकती या इस गोल को हम अचीव नहीं कर सकते। सो ऑलवेज बी दैट ऑप्टिमिस्टिक कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बी फाइटिंग फॉर इट टायरलेसली। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आज के हम टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में देखो, GS1 में आज हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री में से हम देखने वाले हैं। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, इनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, तो इनको देखेंगे। देन हम देखेंगे GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में से ट्रैवल बबल पॉलिसी के बारे में। तो ये ट्रैवल बबल पॉलिसी क्या है इसको देखेंगे। हेल्थ में जीका वायरस के बारे में देखेंगे। GS3 में हम देखेंगे इकोनॉमी में से रिटेल डायरेक्ट स्कीम फॉर इन्वेस्टर्स। एंड देन सिक्योरिटी में हम नक्सलिज्म इन इंडिया को देखेंगे। साइंस एंड टेक में ब्लैक होल को देखेंगे। एंड GS4 में देयर इज नथिंग फॉर टुडे। क्यों? क्योंकि आज संडे है, संडे को छुट्टी मनाओ। ठीक है, तो आज हम ना एथिक्स डोज लेने वाले हैं, ना ही हम ज्योग्राफी वाला डोज लेने वाले हैं। हम आज सिर्फ GS पढ़ेंगे। ओके, तो चलो हम पहले आर्टिकल से रिलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू जी जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। 14 नवंबर को इनका बर्थडे आता है, जिस दिन पे चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, आज एक और डे है। कौन सा डे है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आज एक डिसीज से रिलेटेड एक डे है। ठीक है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से रिलेटेड एक डे है। कौन सा डे है कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो देखो ये दो आर्टिकल्स आए थे, मतलब एक काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप समझ सकते हो। ये जवाहरलाल नेहरू जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, उसको सेलिब्रेट करते हुए ये दो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अच्छा देखो ये वाली चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको हम अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं। पहले तो आज़ादी के महानायक, ही वॉज द हीरो ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। देन आधुनिक भारत के निर्माता, यानी कि मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट कहा जाता है इनको, जवाहरलाल नेहरू जी को। देन ही वॉज द फाउंडर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। एंड देन शैक्षणिक और औद्योगिक क्रांति में सूत्रधार। तो देखो यहाँ पे एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन आया इंडिया में, उसका काइंड ऑफ जो पीछे उसकी जो बागडोर संभालने वाले थे वो यही थे। उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो टाइटल्स दिए जाते हैं वो जवाहरलाल नेहरू को ही दिए जाते हैं। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो कल के लेक्चर में हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था रिगार्डिंग नेहरू लिगेसी। ठीक है, तो यहाँ पे वो नेहरू की लिगेसी का रिगार्डिंग जो आर्टिकल था बहुत अच्छा था, बहुत कॉम्प्रहेंसिव था, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। ठीक है, कि इस लीडर की लिगेसी बताओ, इस लीडर को इस लीडर से कंपेयर करो, ये सारी चीज़ें आती है। उसमें गांधी और नेहरू का कंपेरिजन भी हमने देखा था। ओके, अब देखो थोड़ा बहुत नेहरू जी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़, ये इन्फ्लुएंशियल लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, और ये पॉलिटिकल एयर रहे हैं महात्मा गांधी के। मतलब कि महात्मा गांधी के बाद जो पॉलिटिकल एयर रहे हैं वो नेहरू रहे हैं, और नेशन के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 1947 से लेकर। इन्होंने, देखो मैंने कल भी बताया था, इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, इसलिए मैंने बताया था। हालांकि नेहरू के बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं कि नेहरू का ये पॉलिसी ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे। ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं,
ठीक है, एक्सपर्ट्स कहते हैं एक तरफ हो भी सकती हैं, पर दूसरी तरफ ये एक फैक्ट है कि इनिशियल ईयर्स जो थे आफ्टर इंडिपेंडेंस वो बहुत ही क्रूशियल थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी हमारे इंडिया में, जैसे कि पावर्टी थी, ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, कम्युनल राइट्स हो रहे थे, लैंग्वेज को लेकर इतने राइट्स हो रहे थे, इतनी सारे इश्यूज थे, ठीक है। और उस बीच में नेशन को एक साथ संभाल के रखना और उसे आज की जो आज मॉडर्न इंडिया है, देखो हम अभी 3rd to 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो ये इकोनॉमी बनी ना, उसके पीछे आप नेहरू का कंट्रीब्यूशन नकार नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में, इतने क्रूशियल टाइम में, जब सभी ने कहा था कि इंडिया सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी, इतनी कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, तो इंडिया सस्टेन नहीं कर पाएगा, लेकिन इंडिया सस्टेन भी किया और आज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज बनने जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें, ये जो है, ये नेहरू की ही देन है। अब नेहरू के बारे में हमने कल पढ़ा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, इन्हीं की देन था, फॉरेन पॉलिसी थी इनकी एक। उसके बाद पंचशील जो थी, पंचशील में इनकी फॉरेन पॉलिसी थी जिसमें इन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की थी। इसके अलावा कुछ और इनके पॉलिटिकल क्या रेमिफिकेशंस थे, पॉलिटिकल क्या कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था, इसको भी देख लेते हैं। ही जॉइंट ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है। तो ये जो थे, ये एनी बेसेंट से काफ़ी प्रभावित थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। और ये इन्होंने एनी बेसेंट का जो, जब एनी बेसेंट की अरेस्ट हो गया 1970 में, उसके बाद 1917 के बाद नेहरू जो थे, इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग ज्वाइन की और यहाँ पे एम क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे अटेन कर पाना, ये यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का एम था। इसके बाद जलियांवाला मैस्केयर हुआ था, जलियांवाला बाग मैस्केयर 1919 में। इसमें यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने एक लीडर की भूमिका निभाई फॉर द प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैस्केयर, ठीक है, अगेंस्ट द प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैस्केयर, ठीक है। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी गांधी जी के साथ दिखे नेहरू, और यहाँ से ही इनकी सोचो, यहाँ से ही एक लीडर के तौर पे इनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ ही जब इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो नेहरू यहाँ से ही पहली बार ये जेल गए थे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत। और इसके बाद लगभग नेक्स्ट 15 से 20 सालों में बहुत बार ये जेल गए, लगभग 9 टाइम्स ये जेल गए बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी भी रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, कब, 1929 में ये प्रेसिडेंट रहे हैं यहाँ पे आईएनसी के। और यहाँ पे इन्होंने गोल रखा था, गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके बाद ये इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह की हिस्ट्री क्या है कि देखो 1942 की बात है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया से बिना पूछे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 1 तो हमने देखी थी, जिसमें प्रोमिस किए थे ब्रिटिशर्स ने, लेकिन दिया कुछ नहीं उसके बदले। तो वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन इंडिया से बिना पूछे उनका नाम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व कर लिया गया। तो इसके अगेंस्ट में यहाँ पे सबसे पहला सत्याग्रह किया था विनोबा भावे ने, इंडिविजुअल सत्याग्रह था, सबसे पहला विनोबा भावे ने किया, और सेकंड यहाँ पे पंडित नेहरू ने किया था सेकंड सत्याग्रह। और ये याद रखना, ये जो सत्याग्रह था इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये इंडिपेंडेंस के लिए नहीं था, ये था फॉर द राइट टू स्पीच। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ये याद रखना, ये डायरेक्टली इंडिपेंडेंस के लिए नहीं था, ये राइट टू स्पीच के लिए था। फिर इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन पास हुआ 8 अगस्त 1942 को, उसके अगले दिन ही नेहरू और बहुत सारे लीडर्स को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद रोल इन फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, कई सारी कमिटीज़ को हेड किया इन्होंने, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कई सारी कमिटीज़ थी, जैसे कि एक तो थी, देखो, स्टेट्स कमेटी थी, एक थी यहाँ पे यूनियन पावर कमेटी, और एक थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये 3 कमेटी थी जिनको इन्होंने हेड किया था। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट हैं जवाहरलाल नेहरू के लिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि देखो ये चीज़ें जो है ना, ये हम डायरेक्टली पढ़ते नहीं हैं, हम यहाँ पे मेंस के पर्सपेक्टिव से तो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी हमको प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखो ये याद रखना कि कल हमने यहाँ पे लिगेसी डिस्कस कर ली थी, विच वॉज विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, और आज हमने जो थोड़े बहुत फैक्ट्स थे, जो लिटिल नोन या लेस नोन फैक्ट्स हैं, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया फॉर प्रीलिम्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखो एक ये इशू आया है, 26 नक्सल्स किल्ड इन गढ़चिरौली। तो गढ़चिरौली एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, जहाँ पे 26 नक्सल्स को यहाँ पे मारा गया है, ठीक है, इनका इनकाउंटर किया गया है। और इसको किसने किया है, C60 पुलिस कमांडो टीम ने यहाँ पे इनका इनकाउंटर किया है। C60 पुलिस कमांडो नेम है इसका, ठीक है। अब देखो ये कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं, जैसे कि जो नक्सलिज्म है, ये नक्सलिज्म आया कहाँ से, ये वर्ड नक्सलिज्म कहाँ से आया। तो देखो ये वर्ड नक्सलिज्म, पहली चीज़ तो ये है क्या,
तो इसको आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कह सकते हैं, इंडिया में इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है, इनकी एक आइडियोलॉजी होती है जिसको हम माओइस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ और अ फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म का एक टाइप या फॉर्म समझ सकते हो आप। ये आइडियोलॉजी क्या कहती है, ये आइडियोलॉजी कहती है कि जो भी सिटीजन हैं, जो भी माओइस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनके पास उनको एक डॉक्ट्रिन फॉलो करना चाहिए जिसमें उनको स्टेट को पूरी तरह से कैप्चर कर लेना चाहिए, ठीक है। और कैसे कैप्चर कर सकते हैं वो स्टेट को, वाया आर्म्ड इंसर्जेंसीज, ठीक है। आर्म्ड इंसर्जेंसी के थ्रू यहाँ पे इसको कैप्चर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मास मोबिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे इसको कैप्चर किया जा सकता है, और स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मासेस को मोबिलाइज कर दो, जैसे कि रेडिकलाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रेडिकलाइज किया जा रहा है लोगों को, ये मास मोबिलाइजेशन है। फिर आर्म्ड इंसर्जेंसी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं हमारी स्टेट के बीच में, मतलब स्टेट पुलिस के बीच में, स्टेट फोर्सेस के बीच में, और नक्सलाइट्स के बीच में, और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक अलाइंसेज भी हैं। तो ये आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ये नक्सलिज्म वाले लोग, ठीक है। तो इनको माओइस्ट भी कहा जाता है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। ये समझ गए। अब देखो दूसरी चीज़ ये कि नक्सलिज्म आया कहाँ से। तो 1967 की बात है, वेस्ट बंगाल का एक विलेज है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी विलेज, ठीक है। नक्सलबाड़ी विलेज से ये ओरिजिन होता है, इसीलिए इसका नाम नक्सलिज्म रखा गया। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे पीजेंट्स थे कुछ, जिन्होंने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा रिबेलियन कर दिया। और यहाँ पे देखो लैंडलॉर्ड्स की भी गलती थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे यहाँ के लेबरर्स को, यहाँ के पीजेंट्स को, यहाँ के टीनेज फार्मर्स को। तो उसके बदले में यहाँ पे इन सभी ने यहाँ पे रिबेल कर दिया, और उसके बाद इस तरह से वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, आर्म्ड इंसर्जेंसी बन गई है कि आज के डेट में ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी इश्यूज अगर आप देखो तो नक्सलिज्म है, वो इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये नक्सलिज्म यहाँ से शुरू हुआ था और ओवर द टाइम ये बढ़ता गया। अब इसके रीजंस क्या हैं, अभी तक क्यों चल रहा है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे आप ये समझो कि ये रिवॉल्ट किस तरफ से है। ये जो रिवॉल्ट हो रहा है, ये जो रिबेलियन हो रहा है, ये हो रहा है पीजेंट साइड से, ठीक है। जो पावर्टी ड्रिवन जो लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि ये मोस्टली ईस्टर्न एरियाज़ में हो रहा है। ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे इंडिया के, जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र का कुछ रीजन हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ रीजन हो गया, इसके अलावा झारखंड का कुछ रीजन हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारे जो स्टेट्स हैं ना, आंध्र प्रदेश में भी है कुछ हद तक, तेलंगाना में भी है कुछ हद तक। तो ये जो रीजन हैं ये ईस्टर्न रीजन है, और यहाँ पे ये थोड़े जो लेस डेवलप्ड एरियाज हैं वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसके रीज़न समझो, रीज़न समझोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सबसे पहला रीज़न आज जो ये कंटिन्यू हो रहा है वो है ट्राइबल डिस्कंटेंट। देखो आज भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डेवलपमेंट वाला जो इशू है, डिस्प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट, क्या होता है कि ट्राइबल एरियाज़ जो ट्राइब्स हैं वो फॉरेस्ट पे अपना हक मानती हैं, और फॉरेस्ट एरियाज़ को यहाँ पे क्लीन किया जा रहा है फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। तो यहाँ पे इन ट्राइब्स को डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो इनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो मैसिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि ट्राइबल पीपल का, ये एक रीज़न है। दूसरी चीज़ जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है फॉर टारगेटिंग ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो सो दैट उनका जो देखो वो लोग जो हैं, ट्राइबल लोग जो हैं, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, तो उनसे अगर वो भी छीन लोगे तो वो लोग रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इशू है। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो बहुत ईजी मिल जाते हैं, माओइस्ट जो लोग हैं उनको टारगेट्स बहुत ईजीली मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे एरियाज़ हैं इंडिया में, रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी के इशूज़ हैं, जहाँ पे और भी कई इशूज़ हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर्टी है। और क्योंकि ये पावर्टी है तो जो लोग पावर्टी ड्रिवन होते हैं, पावर्टी रिडन होते हैं, उनको यहाँ पे रेडिकलाइज करना ईजी होता है, ठीक है। तो इनके लिए ये जो रेडिकलाइज करना, मास मोबिलाइज करना ईजी है फॉर नक्सलाइट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, ओके। इसके अलावा देखो कई सारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इश्यूज़ हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कराया है, कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, ठीक है, जिसके कारण कई सारे एरियाज पावर्टी रिडन रह जाते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के भी साइड पे यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। फिर टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम यहाँ पे नक्सलाइट से फाइट कर सकें, ये सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है। अब हमने क्या इसके लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या हमारे मेजर्स हैं इसको लेकर। तो सबसे पहला मेजर तो आप देखो, सबसे पहला मेजर है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी लेके आए थे इसको, जिसका नाम है समाधान डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो ये समाधान डॉक्ट्रिन क्या बोलती है, ये बात करती है स्मार्ट लीडरशिप की। उसके अलावा एग्रेसिव स्ट्रेटजी भी हमारी होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस नक्सलाइट अटैक्स। उसके बाद यहाँ पे एक है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद ए इज़ फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी इज़ फॉर डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे हमको मेजर करना चाहिए कि कितनी हमारी परफॉर्मेंस है रिगार्डिंग दीज नक्सलाइट्स। उसके बाद एच इज़ फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारी इंटेलिजेंस हो।
ए इज़ फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, तो यहाँ पे एक्शन प्लान आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एंड एन इज़ फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, आपको कोशिश करनी कि जहाँ से भी इन नक्सलाइट्स को फाइनेंसिंग मिल रही है, फंडिंग मिल रही है, वो सभी जो सोर्सेज हैं वो बंद हो जाएं, ब्लॉक हो जाएं। इसके अलावा दूसरा एक ग्रे हाउंड आप देखो, ये एक एलाइट काइंड की एंटी नेशनल फोर्स है, एंटी नेक्सल फोर्स है ये, ठीक है। ये बेसिकली नक्सलाइट्स रीजन्स के लिए ही बनाई गई है। स्पेशली इनका एम यही है कि नक्सल एरियाज जो हैं, जो भी नक्सल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रोकें। तो एंटी नक्सल फोर्सेस हैं ये ग्रे हाउंड, ठीक है। इसके अलावा एक ऑपरेशन ग्रीन हंट भी चलाया गया था, जिसमें हमने इन नक्सल एरियाज़ को यहाँ पे नक्सल एरियाज़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करने का काम किया था। उसके अलावा यहाँ भी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हम चला रहे हैं, इसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा पॉवर्टी है, उन एरियाज़ को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं इन सोशल एरियाज़। तो यहाँ पे सो दैट रीज़न ही खत्म हो जाए लोगों को रेडिकलाइज होने का, लोगों का नक्सलिज्म की तरफ बढ़ावा जो मिलता है उनको बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ लो सोशल इंडिकेटर्स, ये रीज़न ही खत्म हो जाए। इसके लिए यहाँ पे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी लेकर आए हैं। तो ये पूरा इशू था, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, गवर्नमेंट अंडर प्रेशर टू रीविजिट ट्रैवल बबल पॉलिसी। तो ये ट्रैवल बबल पॉलिसी को रीविजिट करने का टाइम आ गया है, अब ये चीज़ कही गई है इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ट्रैवल बबल है क्या। तो ट्रैवल बबल क्या होता है, इसमें देखो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जब कोविड नहीं था तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, एक फ़्लाइट किसी भी दूसरी कंट्री में जा पा रही है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स प्रॉपरली चल रही हैं। लेकिन क्या होता है, जब टेम्पररी अरेंजमेंट ऐसे किए जाते हैं कि कुछ ही फ्लाइट्स को यहाँ पे अलाउ किया जाए, ठीक है, कुछ ही फ्लाइट्स को अलाउ किया जाए, बाकी सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया जाए। जैसे कि व्हेन रेगुलर एयर सर्विसेज आर सस्पेंडेड ड्यू टू पेंडेमिक, तो यहाँ पे जब पेंडेमिक हुआ था कोविड का, तो हमने सारी जो रेगुलर सर्विसेज थी उनको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, और कुछ ही एरियाज़ में हमने यहाँ पे अलाउ किया था ट्रैवल करना थ्रू प्लेन्स, ठीक है, थ्रू एरोप्लेन्स। तो यहाँ पे creating a travel bubble involves reconnecting countries or states which have shown good level of success in containing COVID-19 pandemic domestically। तो देखो, जब पहले तो शुरुआत में तो सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई थी ड्यूरिंग पेंडेमिक, लेकिन बाद में जब ये देखा गया कि चलो ठीक है, अब धीरे धीरे कंटेन होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे कोविड को कर्व करने लगे हैं सारी कंट्रीज़, तो जो कंट्रीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिनके हमारे साथ अच्छे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस भी थे, उन कंट्रीज़ को हमने जो कोविड को लेकर जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हमने वहाँ पे कुछ फ्लाइट्स को अलाउ किया, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेड थोड़ा सा स्टार्ट किया हमने, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे फ्लाइट्स को स्टार्ट किया। तो दिस इज़ नोन एज ट्रैवल बबल, कि आपने एक बबल बना दिया है कि आप सिर्फ जो फ्लाइट्स हैं वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही जा सकती हैं, यहाँ से यहाँ तक ही इसी कंट्री में जा सकती हैं, इसके आगे नहीं जा सकती, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे इसके कारण पोटेंशियल ट्रैवल बबल्स अमंग द बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड अकाउंट फॉर 35% ऑफ द जीडीपी। तो जितने भी ट्रैवल बबल्स बने थे ड्यूरिंग आफ्टर द सेकेंड वेव, ठीक है, तो सेकेंड वेव जब आई थी कोविड की, उसके बाद कुछ ट्रैवल बबल्स बने थे। इसमें पता चलता है ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जब यहाँ पे ट्रैवल बबल्स बने थे वो लगभग 35% ऑफ द जीडीपी को कंटेन करते थे, ठीक है। मतलब ऐसी कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे एयर बबल्स, ट्रैवल बबल्स बने थे जो कि 35% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड की। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लो कि ट्रैफिक को लेकर यहाँ पे जो एयर ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है और जो फेयर्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब डिप्लोमेटिक प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल को पूरी तरह से रिस्टोर कीजिए, ठीक है। तो ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो थी, जब पहले मार्च 2020 लास्ट ईयर यहाँ पे मार्च में सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया था, ठीक है। फिर ये नवंबर 30 तक एक्सटेंड हुआ। इसके बाद धीरे धीरे हमने एयर बबल्स के थ्रू यहाँ पे इसको खोलना स्टार्ट किया, इस ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को, और उसके बाद हमने 40 फ्लाइट्स पर वीक यहाँ पे कर दी फॉर ऑल द यूरोपियन नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की थी हमारे फ्लाइट्स को। तो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि क्योंकि एयरफेयर्स अब बढ़ने लगे हैं, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बाहर पढ़ते हैं, इन स्टूडेंट्स को विंटर वेकेशन में अपने घर लौटना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो डिमांड है फ़्लाइट्स की वो बढ़ती जा रही है। तीसरी चीज़ ये कि क्या होता है ना कि देखो, अगर यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने मान लो कि फ्रांस तक यहाँ पे या लंदन तक यहाँ पे जो फ्लाइट है उसको अलाउ किया है, ठीक है, इनके बीच में एक ट्रैवल बबल बना है, लेकिन किसी पर्सन को जाना है फॉर एग्जांपल कनाडा,
ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में 2-3 फ्लाइट्स चेंज करनी पड़ेगी। पहले इंडिया से लंदन जाओ, उसके बाद लंदन से कनाडा जाओ, इस तरह से फ्लाइट्स चेंज करनी पड़ती है, जिसके कारण लोगों को इनकन्वीनियंस होती है और इससे भी छुटकारा पाने की अब ज़रूरत है। इसको लेकर भी यहाँ पे डिमांड्स आ रही हैं यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो इसीलिए यहाँ पे अब ये कोशिशें चल रही हैं कि क्या इस ट्रैवल बबल को हटाया जा सकता है और क्या अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पूरी तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इशू है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी थोड़े जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनके पास भी ये रिक्वेस्ट आई है, ये जो ट्रैवल बबल वाली चीज़ें थोड़ी सी अब अनफेयर हो रही है, क्योंकि अब सभी कंट्रीज़ यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रही हैं। इनफैक्ट WHO ने भी यहाँ पे, जब बाकी कंट्रीज़ जो है हमारे सिटीजन्स को प्रॉपर्ली यहाँ पे एंट्री दे रही हैं, तो हमको भी यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए ट्रैवल को यहाँ पे रिज्यूम करने की, ट्रेड को रिज्यूम करने की। देखो WHO ने कोवैक्सिन और कोविशील्ड दोनों को ही यहाँ पे ये दे दिया है परमिशन कि यहाँ पे इन दोनों की वैक्सीन लगे हुए लोगों को यहाँ पे एंट्री मिल सकती है कंट्रीज़ में। तो ये जब WHO ने कह दिया है, तो अब इंडिया को भी इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेड भी सफ़र कर रहा है। देखो, सिर्फ ट्रैवल नहीं है, ट्रेड भी है, उसके अलावा टूरिज्म सेक्टर भी है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। देखो, आज क्योंकि संडे है, तो साइंस एंड टेक में एक ब्लैक होल से रिगार्डिंग एक इशू आया है। तो हम पहले देखते हैं ब्लैक होल है क्या, उसके बाद हम इस इशू को देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ब्लैक होल क्या होता है। कोई भी आप सब मैं आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। जनरली ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के बीच में देखे जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है, उस रीजन की बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, और इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है उस रीजन की, उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है इस रीजन का, कि यहाँ पे जो भी चीज़ जाती है वो इसमें एस्केप हो जाती है। ठीक है, मतलब इसके अंदर समा जाती है, इसके बाहर नहीं निकल पाती। इनफैक्ट लाइट को भी आप देखोगे ना, तो लाइट भी इससे बाहर नहीं जा पाती, लाइट भी यहाँ पे जाके रुक जाती है, उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ डार्कनेस दिखेगी। ठीक है, तो ये होता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट इन द स्पेस दैट इज सो डेंस, ठीक है, सो डेंस एंड हैज सो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी दैट नो मैटर और लाइट कैन एस्केप इट्स पुल। तो यहाँ पे कोई भी मैटर, कोई भी लाइट इसका पुल को एस्केप नहीं कर पाती। ठीक है, नो लाइट कैन एस्केप, इट इज़ ब्लैक एंड इनविजिबल। इसीलिए इसको ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं जा, मतलब लाइट जाएगी ना तो वो पूरी की पूरी उसके अंदर समा जाएगी, उसके बाहर कुछ दिखेगा ही नहीं। तो क्योंकि ये ब्लैक होता है, इनविजिबल होता है, इसीलिए इसको ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है, इसके एज पे एक बाउंड्री होती है जिसको कहते हैं हम इवेंट होराइजन। ये जो बाउंड्री होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ने, कोई भी लाइट ने इस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, उसके बाद वो वापस नहीं लौट सकती। ठीक है, तो इसे इट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे लाइट और मैटर दैट क्रॉसेज दैट बाउंड्री इज सक्ड इनटू द ब्लैक होल। तो ब्लैक होल में वो चीज़ सक हो जाती है। इट वुड नीड टू ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट टू एस्केप। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्टर उसको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब सोचो, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा अगर कोई चीज़ यहाँ पे कर सकती है ट्रैवल, उस स्पीड से यहाँ पे ट्रैवल कर सकती है, तो एक बार चांसेस हैं कि वो उसको एस्केप कर दे, लेकिन ऐसा चांसेस है ही नहीं, इम्पॉसिबल के आसपास है ये चीज़, अभी तक तो डिस्कवर नहीं हुई है। इसके बाद कोई भी चीज़ जो इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेती है, उसके बाद उसकी आगे की डेस्टिनी यही है कि वो यहाँ पे ब्लैक होल के सेंटर में फॉल हो जाए, और जैसे ही वो ब्लैक होल के सेंटर में फॉल होती है, दैट लीड्स टू सिंगुलैरिटी। मतलब जो भी चीज़ें, देखो ये सारी चीज़ें हैं, ये ब्लैक होल की तरफ जा रही हैं। इन्होंने एक बार इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद ये सिर्फ एक सिंगल चीज़ में जाके समा जाती है, सिंगल ऑब्जेक्ट में जाके समा जाती है, जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। इसी को सिंगुलैरिटी कहते हैं। ठीक है, कि फॉल टू वेरी सेंटर ऑफ द ब्लैक होल एंड बी स्क्विज्ड इनटू अ सिंगल पॉइंट विद इनडेफिनिट डेंसिटी। तो ये जो सिंगल पॉइंट है जिसका इनडेफिनिट डेंसिटी है, इसी को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। समझ गए? तो ब्लैक होल क्या है कि ऐसा ऑब्जेक्ट स्पेस में जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, जो सिंगुलैरिटी के कंसेप्ट पर काम करती है, और इसके आसपास जो भी जाता है, जो भी चीज़ इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है, वो यहाँ पे उसका पूरा भाग्य बन जाता है कि अब उसको ब्लैक होल में ही समाना है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, ब्लैक होल्स इनविजिबल हैं, तो हम उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? पहले तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पे एक्सट्रीम ग्रेविटी हमको देखने को मिलती है, वहाँ से डिटेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ इवेंट होराइजन से हमको थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलती है। देखो, ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये वाली, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये जो लाइट है, ये इवेंट होराइजन है, और इसके अंदर ये जो डार्कनेस दिख रही है, ये है ब्लैक होल। तो इस तरह से भी लोग कुछ जो डिवाइसेस हैं वो इसको डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद जो द गैसेज इन दैट अक्रीशन डिस्क आर हीटेड अप एंड एक्सेलरेट टुवर्ड्स ब्लैक होल, दैट गिव्स अ एक्सट्रीमली ब्राइट इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो, कुछ गैसेस जब जाती हैं ब्लैक होल में, तो ये हीटअप हो जाती हैं, और इस हीटिंग के कारण यहाँ पे एक लाइट देखने को मिलती है, ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जिसके कारण हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेविटेशनल वेव्स के कारण भी इसको देखने को मिल सकता है। जब दो ब्लैक होल्स टकराते हैं ना, कोलाइड करते हैं, तो भी यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती है, जिसके थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा
हाउ बिग आर द ब्लैक होल्स। तो देखो दो तरह के ब्लैक होल्स होते हैं, एक स्मॉल होते हैं जो कि 5 से 20 टाइम्स होते हैं मास में हमारे सन से, और कुछ होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे होते हैं, ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो होते हैं ये मिलियन एंड बिलियन टाइम्स मैसिव होते हैं देन आर सन, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं, पर ये याद रखना कि जितने भी मैसिव हों, जितने भी बड़े ब्लैक होल हों, ये स्पेस नहीं लेते, ठीक है, डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, क्योंकि इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ ही एरिया में इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, तभी इसको सिंगुलैरिटी कहते हैं, और बहुत ही कम स्पेस में ये ब्लैक होल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो हमारी गैलेक्सी में एक है जिसका नाम है सगैरिटस ए, ठीक है, सगिटेरियस ए। ये सगिटेरियस ए हमारी गैलेक्सी के में है, और इसको हम इवेंट होराइजन जो है इसको ढूंढना चाह रहा है, इसको फोटोग्राफ करना चाह रहा है, ठीक है, जो कि हो नहीं पा रहा है अभी तक, तो ये याद रखना है आपको। अच्छा, ये बनते कैसे हैं, जब कोई एक स्टार है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, यानी कि 3 टाइम्स हो, कम से कम सन से 3 टाइम्स ज़्यादा मास है, जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है और जब अब वो सुपरनोवा बन के एक्सप्लोड करने वाला है, ठीक है, तब वो एक क्या करता है, जब सुपरनोवा के बाद वो एक्सप्लोड करता है तो एक तरह से कोलैप्स होता है इनटू अ वेरी डेंस कोर, और ये डेंस कोर ही ब्लैक होल बनाती है, ठीक है। और ये किसने बताया था, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी वाली थ्योरी है उसने ये चीज़ बताई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे न्यूज़ में ये आया है कि एक नया पेपर आया है, ठीक है, रिसर्च पेपर आया है जिसने ये बोला है कि इवेंट होराइजन एक टेलीस्कोप था। देखो 2019 में एक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप था जिसने कि पहली बार, दुनिया में पहली बार एक ब्लैक होल को यहाँ पे फोटोग्राफ किया था, और ये ब्लैक होल जो था ये M87 गैलेक्सी में पाया गया था। तो ये ब्लैक होल को इन्होंने यहाँ पे फोटोग्राफ किया था, जिसको बाद में नोबेल प्राइज़ में भी मेंशन किया गया था, ठीक है। नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स जो था 2020 का, उसका जो स्पेशल सेक्शन था पॉपुलर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में भी इसको कवर किया गया था, और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जा रही थी साइंस एंड टेक में। लेकिन अभी जो रिसर्च पेपर आया है वो ये कह रहा है कि ये जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने, देखो एक चीज़ आप समझो, जो ये चीज़ कह रहा है, ये जो रिसर्च पेपर है, कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने जो फोटोग्राफ किया वो एक्चुअल में पूरा ब्लैक होल नहीं है, वो सिर्फ एक ग्रेविटेशनल मैग्नेटो ये देखो ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल है, ठीक है, ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल है विथ नेकेड सिंगुलैरिटी। अब ये क्या है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार इधर आ जाओ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, शुरुआत सबसे पहले अंदर एक ब्लैक होल रहता है, कोर वाला जो ब्लैक होल है वो होता है, ये सिंगुलैरिटी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। सिंगुलैरिटी मतलब ये जो कोर है जहाँ पे सारी चीज़ें समा जाएंगी एक ही चीज़ में, ठीक है, इनडेफिनिट डेंसिटी वाले, ये है कोर, ठीक है, सिंगुलैरिटी बोलते हैं इसके आसपास इसको, और इसके आसपास यहाँ पे इवेंट होराइजन है, इस इवेंट होराइजन को यहाँ पे बाउंड्री बोलते हैं ऑफ नो रिटर्न। जो भी चीज़ इवेंट होराइजन को क्रॉस करेगी वो यहाँ पे समा जाएगी इस सिंगुलैरिटी के अंदर, तो ये दोनों मिला के बनाते हैं ब्लैक होल। लेकिन इस रिसर्च पेपर में ये कहा गया है कि जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप था 2019 में जो उसने फोटोग्राफ किया था, जिसको उसने बोला कि ब्लैक होल को फोटोग्राफ किया है, वो एक्चुअल में ब्लैक होल को फोटोग्राफ नहीं किया था, वो सिर्फ सिंगुलैरिटी को फोटोग्राफ किया था। मतलब एक ऐसी ऑब्जेक्ट को इन्होंने फोटोग्राफ किया था, एक ऐसा ब्लैक होल आप समझ सकते हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें सिर्फ सिंगुलैरिटी है, जिसमें इवेंट होराइजन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इवेंट होराइजन वाला कंसेप्ट नहीं है मतलब कि वहाँ पे ऐसी बाउंड्री नहीं है जिसके बाद नो रिटर्न वाली पॉलिसी हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। और ये जो ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल की बात की है, ये एक कंसेप्ट है जिसमें क्या होता है कि इसमें ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म को यहाँ पे कंपेयर करके एक मोनोपोल की बात की है। देखो क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में यही डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी में आप कोई भी आपका एक इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि आपके दोनों चार्जेस नॉर्थ और साउथ पोल दोनों साथ में ही रह सकते हैं। तो इसी के ऊपर यहाँ पे ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल बनाने की बात की हुई है, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है ये आइंस्टाइन की थ्योरी से ही इंस्पायर्ड है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इशू की बात करते हैं हम यहाँ पे जीका वायरस आउटब्रेक के बारे में। तो देखो जीका वायरस आउटब्रेक यहाँ पे क्या है, तो एक तो यहाँ पे चीज़ क्या कही गई है कि जीका वायरस आउटब्रेक अभी हो रहा है और इसको लेकर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिया में। तो पहले देखो जीका वायरस क्या है, तो जीका वायरस जो है ये एक वायरस है जो ट्रांसमिट होता है एडीज एजिप्टो मॉस्किटो से। और ये मॉस्किटो क्या है, ये मॉस्किटो वही मॉस्किटो है जिससे डेंगू और चिकनगुनिया फैलता है। और ये सबसे पहले कहाँ मिला था, ये 1947 में जीका फॉरेस्ट में मिला था युगांडा के, और उसके बाद ओवर द टाइम ये सभी कंट्रीज में भी फैला है, ठीक है। इनिशियली ये रीसस मंकी में मिला था, उसके बाद ये ह्यूमंस में भी फैला है, ठीक है। अब इसको ट्रांसमिट कैसे किया जा सकता है, तो देखो इसके ट्रांसमिशन के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि इसको बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है, इस वायरस इस मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसके अलावा इसको सेक्शुअल इंटरेक्शन से भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये कॉन्जेनिटल हो सकता है इनके बेबीज़ के लिए, ठीक है। तो बर्थ डिफेक्ट के फॉर्म में भी ये बाहर आ सकता है। इसका जो बर्थ डिफेक्ट है इसको नाम दिया गया है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली में क्या होता है कि अगर मदर है, मदर को
जीका हो गया है, उसके बाद जब उनका जो बेबी होगा उसका जो सिर होगा वो अबनॉर्मली बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो ब्रेन अबनॉर्मलिटीज़ इसके कारण पैदा होती हैं। तो ये ब्रेन अबनॉर्मलिटीज़ जो हैं इसी को कहा गया है माइक्रोसेफेली, और इसी इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे गुलियन बेयर सिंड्रोम भी हो जाता है। ये गुलियन बेयर सिंड्रोम क्या है, एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके कारण आगे चल के पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी सीरियस इम्प्लीकेशन, ठीक है। जीका एज सच इतना सीरियस नहीं है, लेकिन जो ये कॉन्जेनिटल वाला इशू है ना, गुलियन बेयर सिंड्रोम, माइक्रोसेफेली, ये बहुत सीरियस इशूज है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये कि इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला है, कोई वैक्सीन इसकी नहीं मिली है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो बहुत सारे लोगों को तो कोई सिम्टम नहीं होती है, लेकिन जिनको होते हैं वो क्या क्या है, कंजक्टिवाइटिस, हेडेक, फीवर, मसल पेन, जॉइंट पेन, स्किन रैशेस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इसका ट्रीटमेंट एज सच तो अलग से नहीं है, यही ट्रीटमेंट है कि आपको अगर ऐसे सिम्टम्स में दिख रहे हैं तो डॉक्टर से मिलिए, मेडिकेशंस लीजिए, सिम्टोमेटिक मेडिकेशन आपको दिए जाएंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, ठीक है। इसके अलावा इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ कीजिए, कवर बेड यूज़ कीजिए, मॉस्किटो नेट्स यूज़ कीजिए, लॉन्ग स्लीव्स शर्ट्स पहनी, लॉन्ग स्लीव क्लॉथ्स पहनी, सो दैट मॉस्किटो आपको काट ना पाए, आपको बाइट ना कर पाए, ठीक है। ये तो हो गए सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे इसका जो मेजर इशू है वो है कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर माइक्रोसेफेली कहते हैं, जिसमें कि जो सिर है वो बहुत छोटा हो जाता है बच्चों का, और इसके कारण बर्थ डिफेक्ट्स पैदा होते हैं, ब्रेन डिफेक्ट्स निकलते हैं, और जिसके कारण आगे चल के पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये तो हमने देख लिया जीका के बारे में। अब देखो इस पूरे आर्टिकल में आप जब पढ़ोगे इसको तो इसमें यही चीज़ें बताई हुई है जो मैंने आपको बताई, जीका के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके आगे ये बताया गया है कि अभी 2015 से 17 में देखो लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों को सस्पेक्ट किया गया था, लगभग 2 लाख लोग जो थे, 2.25 लाख लोग जो थे, इनको जीका मिला था इनमें, ठीक है। फिर उसके बाद 2019 में भी यहाँ पे ब्राज़ील में हुआ था, अभी देखो इंडिया में भी 2-3 बार हुआ है, जैसे 2017 में आया था गुजरात में, इसके बाद 2018 में आया मध्य प्रदेश राजस्थान में, फिर अभी केरला में भी आया था, 2021 में केरला में आया, महाराष्ट्र में आया, उत्तर प्रदेश में आया। तो ये सारे हैं। इसके बाद यहाँ पे जीका वायरस के बारे में बताया गया है, माइक्रोसेफेली के बारे में, गुलियन बेयर सिंड्रोम के बारे में, जो सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो हमको उसके अलावा क्या जानने के लायक चीज़ है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि देखो क्योंकि कोविड पेंडेमिक अभी गुजरा है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत अच्छा गरम गरम अभी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप इस चीज़ का, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन चीज़ों को भी इंक्लूड करने के, सो दैट यहाँ पे जीका से रिगार्डिंग जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जो भी ड्रग्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो सके और इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट हो सके। पहली चीज़ तो ये। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये भी है कि इसका रिसर्च अगर हम ढंग से करते हैं तो हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे डिसीज सर्विलेंस सिस्टम डेवलप कर सकें, और एक तरह से डाटा को हम यहाँ पे डेवलप कर सकें कि यहाँ पे किस जगह पे ये डिसीज सर्विलेंस की बेसिस पे किस जगह पे ज़्यादा प्रोन जगह हैं, जो प्रोन रीजन हैं जहाँ पे जीका हो रहा है, ठीक है। तो डाटा आप डेवलप कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। और इसमें एक चीज़ और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अवेयरनेस जो है ना, मेजरली अवेयरनेस जनरेट कर सकते हो और स्ट्रॉन्गर पब्लिक हेल्थ सिस्टम बना सकते हो, ठीक है, अभी के टाइम पे डाटा के यूज़ से। तो ये मेजरली यहाँ पे चीज़ें कही गई हैं कि अभी देखो हमने ऑलरेडी इतना डाटा कलेक्ट किया हुआ है, अभी ऑलरेडी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा चल रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड। तो यहाँ पे हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इस डाटा को यूज़ करके, इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके हम बाकी जो वायरस आउटब्रेक्स हो सकते हैं उनको भी यहाँ पे रोकने की कोशिश कर लें। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। देखो एक ये लास्ट इशू है आज का। आरबीआई ने एक नई स्कीम निकाली है जिसका नाम क्या है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम नाम है इसका। इसमें बेसिकली क्या होगा, एक चीज़ ये देखेंगे, और एक है इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है, देखो आजकल क्या होता है कि हर किसी को थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने की आदत होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, स्टॉक्स में। तो हम क्या करते हैं, टू बी सेफ हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को यूज़ करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि एक आप समझ सकते हो एक कोलैबोरेशन होता है बहुत सारी सिक्योरिटीज़ का, और ये सारी सिक्योरिटीज़ को साथ में मिला के फिर ये हम जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जैसे हम लोग, ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही कर सकते हैं, 2,000, 3,000, 5,000, 1,000, इस तरह का हम मंथली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए अलग से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम डायरेक्टली जाके 1,000 रुपये की, 2,000 रुपये की नहीं खरीद सकते, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे आरबीआई ने बोला कि आपको म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हो थ्रू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो सीधे गवर्नमेंट डायरेक्टली सिटीजन से पैसा उठा
उठाना चाहती है, ठीक है। क्योंकि देखो कोविड आया, कोविड के टाइम पे इकोनॉमी हमारी कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश की कि पैसा उठाने की मार्केट से, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है ना कि सारा जो भी मार्केट में पैसा है वो सारा का सारा गवर्नमेंट उठा लेगी, तो बाकी कंपनीज क्या करेंगी, बाकी इन्वेस्टमेंट कैसे चलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड में वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें, सो दैट जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े मार्केट जो हाउसेज हैं, वो सब अपना पैसा मार्केट में ही रखें, ठीक है। तो ये इशू है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे सेम टैक्स रूल्स अवेलेबल होंगे जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में होते थे, ठीक है। सिमिलर टू प्लेसिंग फंड्स इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फिक्स डिपॉजिट बैंक्स, इन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे सॉवरेन गारंटी देती है, तो ज़ीरो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे बेटर रिटर्न्स आपको मिलेंगे, बेटर इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जो लेटेस्ट यील्ड है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, 10 साल की जो बॉन्ड सिक्योरिटी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उस पे लगभग 6.36% आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, 10 साल की सिक्योरिटी पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे। वहीं आप एसबीआई में पैसा रखोगे फिक्स डिपॉजिट के अंदर, या फिर आप नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में रखोगे, तो आपको यहाँ पे 5% से भी कम या 5.4% आपको यहाँ पे मिलेगा इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा हुआ मिल रहा है, ये चीज़ कही गई है। अब इंडिविजुअल्स किस तरह से जीसेक ऑफरिंग को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पे रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलवा सकते हैं वो आरबीआई के साथ। जो भी नॉर्मल सिटीजन हैं जैसे आप और हम, यहाँ पे रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खुल सकता है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, और यहाँ से यूजिंग अ पासवर्ड, यहाँ पे देखो मोबाइल में आपके पासवर्ड आएगा, और जैसे हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं ना, वैसा ही पूरा सिस्टम है। यहाँ पे आप 10,000 से लेके 10,000 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उतने में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हो, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों से, ठीक है। मिनिमम बिड 10,000 रुपये की है। और इसके अलावा यहाँ पे जो यूपीआई प्लेटफॉर्म या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्योंकि हमारी इकोनॉमी को हमको रिवाइव करना है, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, तो इसी के लिए हमने यहाँ पे ये लाए हैं। और दूसरी चीज़ गवर्नमेंट इंटेंड भी कर रही थी कि 12 लाख करोड़ यहाँ पे 2022 मार्च 2022 तक यहाँ पे इकट्ठे किए जा सकें। अब गवर्नमेंट यहाँ पे सीधे मार्केट से पैसा नहीं उठाना चाहती, यहाँ पे इसीलिए जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा उठाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स से, और ये यूज़ किए जाएंगे फॉर सोशल फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके अलावा एक चीज़ और कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्या है और क्यों लाई गई। तो देखो इससे पहले जब ये स्कीम नहीं आई थी तब 3 मेजरली ओम्बड्समैन स्कीम्स हुआ करती थी। एक तो थी बैंक्स के लिए, एक थी एनबीएफसीज के लिए, और एक थी नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इशूअर्स के लिए। इसमें 22 ओम्बड्समैन ऑफिसर्स हुआ करते थे। लेकिन गवर्नमेंट जो है, आरबीआई जो है, वो ये एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लाई है इस इंटेंशन से कि यहाँ पे जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको आसान बनाया जा सके, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को सिंपल बनाया जा सके, इफिशिएंट बनाया जा सके, रिस्पॉन्सिव बनाया जा सके। इसीलिए अब एक ही ओम्बड्समैन स्कीम है, डायरेक्टली एक ही इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है। हालांकि जो पहले जो भी पेंडिंग ग्रीवेंसेस हैं, जो भी अभी जिनका भी जजमेंट आ चुका है लेकिन अभी एग्जीक्यूशन बाकी है, वो सब पुराने जो भी केसेस हैं ना, वो पुरानी स्कीम्स के अंतर्गत ही होंगे। 3 जो अलग स्कीम्स बनाई गई थी उनके अंतर्गत ही होंगे। जो नए आएंगे वो यहाँ पे इस इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में आएंगे, ठीक है। इसमें आरबीआई एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन यहाँ पे अपॉइंट करेगी, एक डिप्टी ओम्बड्समैन अपॉइंट करेगी। ये सब दोनों 3 सालों के लिए होंगे। और यहाँ पे जो कंप्लेन है वो इधर फिजिकली दी जा सकती है या फिर सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट के थ्रू दी जा सकती है, या फिर रेगुलेटर कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन बेसिस पे दी जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव और एफिशिएंट बनाने के लिए पूरे सिस्टम को ये स्कीम चलाई गई है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।